अगले वक्ता की तरफ बढ़ूंगी। प्रोफेसर सलीम मिश्रा, जो कि जिन्होंने अपना आधुनिक भारत में जिन्होंने एमए किया ANU से, और उसके बाद विपिन चंद्रा को, जो भी इतिहास के बारे में जानते हैं सब विपिन चंद्रा को जानते हैं, और विपिन चंद्रा इतने बड़े इतिहासकार के देख रेख में इन्होंने अपना शोध कार्य PhD का किया, और जिसका विषय था यूपी में सांप्रदायिक राजनीति 1937 और 39 के बीच। प्रोफेसर सलीम मिश्रा ने बहुत सारे लेख जो हैं वो भारत विभाजन और भाषा का प्रश्न, सांप्रदायिक राजनीति इत्यादि ज्वलंत विषयों के ऊपर लिखे हैं। उन्होंने 1984 से लेकर 87 तक जामिया मिलिया इस्लामिया में अध्यापन कार्य किया। उसके बाद वो 1988 से 2010 तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यरत रहे, और वर्तमान में प्रोफेसर मिश्रा अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो कि दिल्ली में है उसके इतिहास विभाग में प्रोफेसर हैं। सलीम मिश्रा जी को मैं आमंत्रित करने से पहले गांधी का एक कोट जो उन्होंने भगत सिंह के बारे में कहा था, क्योंकि ये बात बड़ी कंट्रोवर्सी है कि लोग गांधी और सुभाष के बीच में लड़ाई दिखाते हैं, गांधी और भगत सिंह के बीच में लड़ाई दिखाते हैं, कुछ नेहरू और गांधी के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट आजकल दिखाने की कोशिश हो रही है। तो गांधी भगत सिंह के बारे में जो है उनको श्रद्धांजलि भेंट करते हुए उन्होंने कहा था कि उसकी अर्थात भगत सिंह के साहस की सीमा बांधना असंभव है। इन नौजवानों की प्रशंसा में जो भी शब्द कहे हैं मैं उनसे सहमत हूँ। हमें उनकी कुर्बानी, शौर्य, असामिल साहस की प्रशंसा करनी चाहिए, भले हम अपने साहस का प्रयोग वैसे न कर पाए जैसा कि उन्होंने किया था। तो मैं प्रोफेसर सलीम मिश्रा को इस मंच पर आमंत्रित करूंगी और उनसे आग्रह करूंगी कि गांधी के समकालीन जो व्यक्तित्व हैं, जिनके साथ उनका वैचारिक संघर्ष जरूर रहा, लेकिन उस वैचारिक संघर्ष को जिस प्रकार से आजकल विद्वेष के रूप में दिखाने की या दर्शाने की कोशिश हो रही है, उसके बारे में रोशनी डालें। धन्यवाद। आदरणीय सलमान खुर्शीद जी, अशोक भाई, डॉक्टर अंशु गुलवा, चयनिका और मेरे दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे अवसर दिया गया कि आज के दिन मैं इस विषय पर कुछ बातें रखूं। जिसे कहा गया था कि गांधी और उनके समकालीन में जो लोग हैं उनके संबंधों पर थोड़ा प्रकाश डालूं और खासतौर से ये बताने की कोशिश करूं कि उन संबंधों का स्वरूप क्या था और उसने किस तरह से हमारे उस समय को प्रभावित किया, और बहुत कुछ उसकी झलक ऐसी है कि हम आज के भी बारे में उसको देख सकते हैं। तो गांधी के दोस्तों जो उस समय के लोगों के साथ जो एनकाउंटर्स या जिस तरह के संबंध थे उनके बारे में बताने के मैं कहानी की तरह बताऊंगा आपको, लेकिन 3-4 बातें जो मैं पहले में कहना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि निश्चित रूप से जो गांधी के संबंध थे और जो गांधी के एनकाउंटर्स थे और जो डायलॉग थे, संवाद थे, उन्होंने गांधी की राजनीति को बहुत गहरे तक प्रभावित किया, और गांधी की राजनीति में उनकी सोच में जो बदलाव आए उसमें उन एनकाउंटर्स का, उन संवादों का काफी योगदान रहा। ये तो हम सारे लोग जानते हैं कि गांधी ने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को, स्वतंत्रता संग्राम को बहुत बुनियादी तौर पर प्रभावित किया, उसको बदल डाला। लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि गांधी भी उस दौरान में बदल गए। गांधी भी जो हिंद स्वराज लिखने के समय में जो थे 1909 में, वो 20 और 30 और 40 के दशकों में वो गांधी नहीं रहते हैं। गांधी में भी बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं, बहुत सारे परिवर्तन आते हैं जो उस डायलॉग्स की वजह से, उन संवादों की वजह से होते हैं। तो वो एनकाउंटर्स बहुत महत्वपूर्ण है जो कि गांधी को भी एक तरह से बदल देते हैं। उससे ज्यादा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो डायलॉग, संवाद और एनकाउंटर गांधी और बहुत सारे और लोगों के साथ होते हैं, ये एक तरह से पिलर्स, ये एक तरह से स्तंभ बनते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक बनते हैं, जिनके ऊपर भारत एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का ब्लूप्रिंट बनता है। तो भारत, भविष्य का भारत किस तरह का होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, जिसके बारे में सब लोग तमाम सोचते थे, उसका स्वरूप बनाने में भी इन डायलॉग्स का, इन एनकाउंटर्स की काफी भूमिका रही। और जो भारत के भविष्य का एक ब्लूप्रिंट जो बन रहा था, उसमें 4 जो मुख्य स्तंभ या पिलर्स थे वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पिलर था प्लूरलिज्म, बहुलवाद। जिस तरह से ये माना जा रहा था कि आज की दुनिया में हम देख रहे हैं कि एक का प्रभुत्व हो, एक धर्म, एक भाषा, एक क्षेत्र, एक तरह की सोच, वो सब पे लाद दी जाए, मोनिज्म जिसको कहते हैं। उसके बरक से माना जा रहा था कि प्लूरलिज्म का, बहुलवाद का बहुत महत्वपूर्ण आइडिया है, और वो एक स्तंभ था, वो एक पिलर था जिसके आधार पे
भविष्य के भारत का एक खाका रखा जाना था। दूसरा था ग्रोथ विद वेलफेयर, कि वृद्धि तो होगी लेकिन साथ में वेलफेयर होगी और दोनों का एक दूसरे के साथ बुनियादी रिश्ता होगा। वृद्धि होगी तब वेलफेयर पॉसिबल हो पाएगा और वेलफेयर ऐसे होगा कि वो ग्रोथ में एक भूमिका देगा। इस बात को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से रखा। गांधी जी ने उसको ट्रस्टीशिप का नाम दिया, बाकी लोगों ने और नाम दिए, लेकिन ये दूसरा बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ था जिसकी की रूपरेखा इस डायलॉग में, इस एनकाउंटर में लगातार बन रही थी। तीसरा था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हमारा बहुत बड़ा देश है, अलग अलग इसकी इकाइयां हैं, एक केंद्र है, तमाम इकाइयों का एक दूसरे के साथ क्या संबंध होगा और उन इकाइयों का केंद्र के साथ क्या संबंध होगा। तो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का क्या खाका होगा, ये भी इस डायलॉग की प्रक्रिया में उभर रहा था। और चौथा, नेशन इन मेकिंग। हमारा राष्ट्र पूरी तरीके से एक दिन में बन नहीं गया था। इतना बड़ा देश, इतनी विविधताओं वाला देश एक दिन में नहीं बनता है, 20 साल में नहीं बनता है, 50 साल में भी नहीं बनता है। नेशन इन मेकिंग है, वो एक प्रक्रिया चल रही है, वो क्या स्वरूप लेगी, वो नेशन इन मेकिंग आज भी है। तो ये चार जो बहुत बड़े स्तंभ थे, जो भारत के सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का खाका के स्तंभ थे, वो भी इस गांधी के जो डायलॉग चल रहे थे बाकी सारे लोगों के साथ में, इसमें उनका निर्माण हुआ। तो जो कोई एक खास ट्रैजेक्टरी नहीं थी इस डायरेक्शन की, लेकिन ये जो डायरेक्शन होनी थी, इसमें इन डायलॉग की बहुत बड़ी भूमिका थी। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि ये डायलॉग और एक्सचेंज और एनकाउंटर्स जो थे, ये कोई बहुत स्मूथ और कंपैटिबल नहीं थे। कॉन्फ्लिक्ट होती थी, कांग्रेस के अंदर में होती थी, मतभेद होते थे, अलग अलग तरह से सोचते थे, डिफरेंस होते थे तरह तरह के, लेकिन उन्हीं से कुछ बात निकलती थी। वो डायलॉग बहुत जरूरी था, वो आज भी उतना ही जरूरी है। क्या होता था डायलॉग में? पहला तो ये होता था कि एक आइडिया आता था, उसका फिर काउंटर आइडिया आता था, थीसिस आती थी, फिर काउंटर थीसिस आती थी, फिर दोनों के बीच में चलता था और उसके बाद एक सिंथेसिस निकल के आती थी और वो सिंथेसिस महत्वपूर्ण होती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि एक विचार आता था, दूसरा विचार आता था, फिर एलिमिनेट हो जाता था। बहुत सारे विचार हमारे नेशनल मूवमेंट के थे जिनको कि पाया गया कि वो ठीक नहीं है, तो वो एलिमिनेट हो गए, हमेशा के लिए खत्म हो गए। और तीसरा होता था कोएग्जिस्टेंस का, कि एक विचार आया, एक थीसिस आई, दूसरी थीसिस आई, दोनों रिजॉल्व नहीं हो पाई और दोनों एक रेल की पटरी की तरह पैरेलल चलती रही, एक दूसरे के बीच में रास्ते में आड़े हुए बताए। तो थीसिस एंटीथीसिस की एक सिंथेसिस बनती थी, थीसिस एंटीथीसिस में एलिमिनेट हो जाता था, नेचुरल एलिमिनेशन, फिर उसके बारे में बात नहीं की जाती थी। गांधी ने अपने जो आर्थिक विचार थे उनका, गांधी का विश्वास बना रहा, लेकिन नेशनल मूवमेंट पे कभी भी उन्होंने नहीं खोले, उन्होंने उसको बिल्कुल अलग कर दिया, बहुत सारी चीजों को अलग कर दिया, नेहरू ने भी कर दिया। और तीसरा, समानांतर रूप से तमाम विचार साथ साथ चलते हैं। तो ये तीनों ही ट्रैजेक्टरी हम देखते हैं कि डायलॉग में निकल के आती है और ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करती है। और ये कमजोरी नहीं है किसी भी संस्था की, किसी भी फिनोमिनन की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, ये मजबूती है कि डायलॉग चलता रहे, थीसिस आए, काउंटर थीसिस आए, फिर सिंथेसिस बने, कुछ एलिमिनेट हो और कुछ पैरेलल भी चलता रहे। तो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था, बहुत विचारों का एक बहुत बड़ा महासागर था, आइडिएशनल ओशन था, जिसमें की लहरें आती थी, टाइडल वेव्स आती थी, बड़ी बड़ी जर्निंग आती थी और उसमें अक्सर कभी इंटरनल ऑपोजिशन होता था, कभी एलिमिनेशन होता था और कभी कोएग्जिस्टेंस होता था। तो जो गांधी के डायलॉग हैं उसमें मुझे लगता है कि 3 तरह के डायलॉग होते थे। पहला तो था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, जो एडवर्सरी एजेंसी की लड़ाई, जो आपसे, जिससे आपको लड़ना है उसके साथ तो आपको डायलॉग बनाना होगा, उसको समझना भी पड़ेगा कि उसका स्वरूप क्या है। दूसरा होता था गांधी का डायलॉग अपने कांग्रेस के कॉलीग्स के साथ में, नेहरू, पटेल, राजगोपालाचारी तमाम के साथ में। और तीसरा गांधी का डायलॉग होता था जो ऑपोजिशन के साथ में, एडवर्सरी के साथ में, मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ में, हिंदू महासभा के नेताओं के साथ में। और तीनों का स्वरूप बिल्कुल ही अलग अलग तरह का होता था, लेकिन अंततः परिणाम ये निकलता था कि इससे एक समझ पैदा होती थी जिससे कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत होता था। एक मैं आगे बात बताने से पहले एक मैं कहानी, और इसी कहानी में कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे लुई फिशर, वो हिंदुस्तान में आए 1942 में और वो गांधी से मिलना चाहते थे। गांधी वर्धा में थे तो नेहरू ने कहा कि वो यहाँ नहीं आएंगे, आप वर्धा में जाके रहिए, वहां बिजली भी नहीं थी। खैर एक हफ्ता लुई फिशर गाड़ी के साथ रुके, सुबह दोनों से टहलने जाते थे, शाम को टहलने जाते थे, तो लुई फिशर अपने टाइपराइटर पे लिखते थे अपनी किताब। फिर उन्होंने एक किताब ही लिखी, माई वीक विद गांधी। वो जिन्ना से भी मिल चुके थे, तो उसमें लुई फिशर ने बहुत इंटरेस्टिंग फर्क बताया गांधी और जिन्ना के सोचने के तरीके। उन्होंने कहा कि जब मैं जिन्ना के सामने एक सवाल रखता था
तो लगता था कि मैं ग्रामोफोन में सवाल कर रहा हूँ, मतलब जो प्री रिकॉर्डेड मैसेज है, लगातार वही बात आती है। आप 10 बार एक सवाल पूछिए, 10 बार बिल्कुल वही जवाब आएगी, और वो ग्रामोफोन जैसे स्क्रीचिंग साउंड होती है, वो भी लुई फिशर सुन पाते थे। और जब वो गांधी के सामने सवाल रखते थे तो लुई फिशर ने खुद कहा कि इट वाज लाइक स्टार्टिंग अ क्रिएटिव प्रोसेस, एक रचनात्मक प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। लुई फिशर ने एक सवाल पूछा, गांधी ने यूं ही कुछ जवाब दे दिया, फिर लुई फिशर ने कुछ कहा, फिर उसकी बात को गांधी ने अपने जवाब में शामिल कर दिया, फिर लगातार संवाद होता रहा और बात बढ़ती रही। तो लगता था कि जैसे किताब लिखी जा रही है, तो उसका पहला ड्राफ्ट है, दूसरा ड्राफ्ट है, फिर सवाल है, फिर जवाब है, और एक लगातार ओपन एंडेड तरीके से डायलॉग चल रहा है, और इस प्रक्रिया में बेहतर कुछ रेजोल्यूशन निकल के आ रहा है। कभी कभी इस क्रिएटिव प्रोसेस में फाइनलिटी नहीं भी होती थी, लेकिन एक ओपन एंडेड तरीके से डायलॉग चलता रहता था और लगातार एक समझ की तरफ वो बढ़ते थे। तो उन्होंने कहा कि ये गांधी की अप्रोच थी, किसी से भी बात करते समय में वो फाइनल बात नहीं बोलते थे, वो एक डायलॉग को इनिशिएट करते थे, एक क्रिएटिव प्रोसेस को इनिशिएट करते थे, और फिर वो लगातार बढ़ता चला जाता था। अब मैं थोड़े से अपने समय में 5-10 मिनट नहीं है, गांधी अंग्रेजों के साथ किस तरह का डायलॉग रहता था और उसने हमको नेशनल मूवमेंट को किस तरह से समृद्ध किया, और आज भी उसकी क्या मदद। गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य 3 तरह का देखा था। एक तरह का इंग्लैंड में देखा था, वहां वो अकाउंटेबल था, डेमोक्रेटिक था, वेलफेयरिस्ट था। फिर ब्रिटिश रूल उन्होंने साउथ अफ्रीका में देखा था, वहां दूसरे तरह का था, और फिर भारत में देखा था जहां की वो तीसरे तरह का था। और लगातार वो इनको अपने दिमाग में कंपेयर करते थे कि वो ब्रिटिश रूल कैसा है, ये कैसा है। और इसके बाद में उन्होंने निष्कर्ष निकाला, मैं अंग्रेजी में छोटा सा कोट पढ़ूंगा, इसके बाद अंग्रेजी में नहीं बोलूंगा। उन्होंने कहा, द ब्रिटिश डोमिनेशन इन इंडिया हैज बीन एज मच सस्टेन्ड बाय ब्रिटिश आर्म्स, हथियार के अलावा, एज मच थ्रू लेजिस्लेचर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइटल, लॉ कोर्ट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंस पॉलिसीज एंड द लाइक। गांधी ने यह दिमाग में लगा लिया था कि भारत में ब्रिटिश राज की जड़ें बहुत गहरी हैं, भारत के ही बहुत सारे लोग हैं जो कि ब्रिटिश राज का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, इसलिए उनसे लड़ने के लिए अलग तरह की रणनीति बनानी होगी। और ब्रिटिश में अलग तरह का शासन है, ब्रिटिश जो थिंकर्स हैं, ब्रिटिश पीपल जो हैं, जो उनके पॉलिटिशियंस हैं, उनमें एक तरफ तो लिबरल डेमोक्रेटिक भाषा में बात करते हैं कि हम दुनिया में डेमोक्रेसी फैलाएंगे, दुनिया में डेमोक्रेसी लाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है डेमोक्रेसी लाना। तो एक तो लिबरल डेमोक्रेटिक उनकी सेल्फ इमेज है, आत्म छवि है, और दूसरी तरफ कंजर्वेटिव रिएक्शनरी इंपीरियलिस्ट भी है, तो चर्चिल भी है वहां पर। तो एक खास तरह की एम्बिग्विटी है, और उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिश साम्राज्यवाद से हमको लड़ना है तो हमको इस एम्बिग्विटी को ध्यान में रखना होगा। लिबरल डेमोक्रेटिक एलिमेंट है और कंजर्वेटिव इंपीरियलिस्ट एलिमेंट है। दोस्तों, मुझे लगता है कि किसी भी स्टेट से लड़ने के लिए सारे स्टेट सिस्टम्स में एक तरह की एम्बिग्विटी होती है, वो एक पॉइंट पे नहीं होते, उनमें खास तरह की इंटरनल विविधता और प्लुरैलिटी होती है, और उसको एक जोन ऑफ एम्बिग्विटी जो है उसको समझना होता है, उसको ध्यान में रखना होता है, अगर आपको उस स्टेट के साथ में एक बेहतर और एक कारगर संघर्ष करना हो। तो ये तो डायलॉग ब्रिटिश के साथ कांग्रेस के होते थे, जिसके आधार पर गांधी ने तय किया कि इस ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ किस तरह की रणनीति बनाई जाए, किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई जाए जो इन सब बातों को शामिल कर सके और उसके बाद एक कारगर संघर्ष बने। और उनकी रणनीति वही थी जो हमारे दोस्त ने यहाँ सवाल पूछा कि गांधी कुछ नहीं कर पाएंगे, बेहतर विचारों को लोगों तक ले जाना होगा, और जब लोग एक बात को ब्रिटिश साम्राज्यवाद को स्वीकार नहीं करेंगे तब फिर ब्रिटिश साम्राज्यवाद यहाँ से यहाँ नहीं हो पाएगा। तो ये फैसला लोग करेंगे। लीडरशिप का रोल ये है कि इन सारी बातों को लोगों तक ले जाए, जितने इफेक्टिवली वो ले जा सके। और ये गांधी का आंदोलन था, 27 साल उन्होंने इसी आंदोलन में किया। खैर, अब मैं बात करता हूँ गांधी का जो डायलॉग और जो एनकाउंटर अपने लोगों के साथ में होते थे, वो बहुत महत्वपूर्ण थे। नेहरू के साथ में, अपने कांग्रेस के सभी लोगों के साथ में लगातार उन लोगों का डायलॉग, लगातार कॉन्वर्सेशन होता था, 2-2, 3 दिन तक बैठे रहते थे काफी तक। मैं नेहरू का उदाहरण सिर्फ लेना चाहता हूँ, इसलिए कि वो मुझे लगता है कि बहुत रोचक ही है और वो एक मजेदार कहानी की तरह है। तो मैं 5-7 मिनट में कहानी सुनाता हूँ, फिर वहां से कुछ बात निकाल के लाऊंगा आज के लिए। जवाहरलाल नेहरू के बारे में जैसा कि हम सब जानते हैं, 1927 तक उनको कहा जाता था कि वो महात्मा के अनक्वेश्चन्ड फॉलोअर थे, वो लगातार गांधी की बात मानते थे। 1927 में फिर वो यूरोप में गए और एक ब्रसेल्स में कांग्रेस अगेंस्ट इंपीरियलिज्म उन्होंने अटेंड की, सोवियत यूनियन में भी गए, बहुत सारी जो कॉलोनी थी लैटिन अमेरिका के वहां के लोगों से मिले, तो उनके विचारों में काफी तरह का इजाफा हुआ और अलग तरह के विचार आए। तो 1927 में गांधी लौट के आते हैं तो वो बहुत ही रेडिकल है। नेहरू जब लौट
की आते हैं तो बहुत रेडिकल है और उनका मानना है कि बहुत बेचैनी भी है, थोड़ा यंग है कि एकदम से हम तुरंत संघर्ष शुरू करते हैं। तो वो 1927 में एक बहुत ही रेडिकल, उस समय कहते हैं कि पूर्ण स्वराज की अवधारणा देते हैं कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे। गांधी नहीं थे, गांधी कुछ इससे बहुत खुश नहीं होते हैं और गांधी नेहरू को चिट्ठी लिखते हैं कि आप बहुत जल्दी, यू आर गोइंग टू फास्ट और आप रुक जाइए, लोगों को अपने साथ दीजिए, ज्यादा तेज जाएंगे तो फिर आप अकेले रह जाएंगे। और गांधी कहते हैं कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा कि किस तरीके से 1927 में मद्रास कांग्रेस में आपने और आपके 10-15 लोगों ने जिस तरह से एक अजीब सा रेडिकल माहौल बना दिया, लोगों को आपने एलियनेट कर दिया जो कंजर्वेटिव और आउट तरह के लोग। नेहरू उससे बहुत नाराज होते हैं और नेहरू एक बहुत ही उससे भरी चिट्ठी 1928 में गांधी को लिखते हैं और कहते हैं कि हमारे आपके विचार बहुत भिन्न है, हम कैसे साथ में काम करेंगे, आपके हिंद स्वराज में मेरा कोई विश्वास नहीं है, हमें जल्दी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ना है, पूरी दुनिया में फिजा उठ रही है, आपको नहीं पता है, आप तो भारत में ही है, मैं बाहर देख के आया हूँ, वगैरह वगैरह। फिर इसका गांधी जवाब देते हैं और एक फाइनल सा जवाब देते हैं। गांधी कहते हैं कि लगता है कि हमारे आपके बीच डिफरेंसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि अब लगता है कि हमें पब्लिक को ये चिट्ठी छाप देनी चाहिए ताकि दुनिया को पता लग जाए कि आप कहां पर हैं और मैं कहां पर। इस बात के लिए नेहरू तैयार नहीं थे और नेहरू थोड़ा सा उनको अपसेट होते हैं और नेहरू चिट्ठी लिखते हैं कि ये आप कहां तक बात को लेकर, मैं तो इसके लिए तैयार नहीं था। और बड़ा ही इमोशनल नेहरू का स्टेटमेंट है, कहते हैं कि मैं पर्सनल जीवन में तो आपके बच्चे जैसा हूं, बट इवन इन पॉलिटिक्स एम आई नॉट योर चाइल्ड ऑल्दो अ ट्रूएंट चाइल्ड, मैं थोड़ा हठधर्मी बच्चा हूं लेकिन राजनीति में भी मैं आपका बच्चा हूं। इसके बाद कहानी खत्म हो जाती है। अगर आप कहानी को यहीं तक देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कहानी गांधी की जीत हो गई, नेहरू हार गए, नेहरू ने सरेंडर कर दिया अनकंडीशनली, यूनिलैटरली। लेकिन रुकिए, कहानी खत्म नहीं होती। एक साल के बाद में गांधी कहते हैं कि लाहौर कांग्रेस में नेहरू को प्रेसिडेंट बनाया जाना चाहिए। नेहरू कहते हैं अगर मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो पूर्ण स्वराज से कम कुछ नहीं होगा, मैं तो पूर्ण स्वराज मांगूंगा। और गांधी कहते हैं बिल्कुल ठीक, हम तुमको बैकअप करते हैं। फिर पूर्ण स्वराज की मांग होती है और वही गांधी साल भर में गांधी बदल गए हैं, 1.5 साल में। अब साल भर में गांधी बैकअप करते हैं पूर्ण स्वराज की मांग को और एक अल्टीमेटम ब्रिटिश शासन को देते हैं और कहते हैं पूर्ण स्वराज दीजिए, नहीं तो वो दांडी मार्च और सिविल डिसोबीडियंस तमाम उसकी आंदोलन की शुरुआत होती है। तो कौन जीता कौन हारा, किसने सरेंडर किया कौन जीता नहीं पता, लेकिन एक बड़ा लंबा डायलॉग चला जिसने कि हमारे नेशनल मूवमेंट को समृद्ध किया। उसने गांधी को भी बदला, उसने नेहरू को भी बदला और बात यहां भी खत्म नहीं होती है। फिर जब सिविल डिसोबीडियंस आगे चलता है, इरविन हमारे वाइसरॉय थे, वो थोड़ा ठीक नहीं चलता है, इरविन भी से भी मैसेज आता है कि वो पैक्ट करना चाहते हैं, डोमिनियन स्टेटस के लिए भी शायद तैयार हो जाए और गांधी भी तैयार हो जाते हैं। बहुत सारे कांग्रेसी, 80,000 कांग्रेसी जेल में जा चुके थे, इस बात के लिए भी गांधी तैयार नहीं थे। बहुत सारे लोगों की जमीनें छीन चुकी थी, बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा चुकी थी। तो गांधी को भी लगता है कि तो लंबी लड़ाई है, 2-4 साल की तो बात है नहीं, तो वो पैक्ट करने के लिए तैयार होते हैं। तो गांधी इरविन के साथ एक पैक्ट होता है और समझौता होता है और समझौते के तहत गांधी अपने आंदोलन को टेम्पोरेरीली सस्पेंड करते हैं, टेम्पोरेरीली सस्पेंड, और कहते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हो रही है, वहां गांधी जाके शिरकत करेंगे और उनके देखते हैं। इस बात से नेहरू को बहुत झटका लगता है, नेहरू बहुत हर्ट होते हैं। नेहरू को लगता है कि आंदोलन को वापस नहीं लेना चाहिए, सस्पेंड नहीं करना चाहिए, आपको लड़ना चाहिए। नेहरू बहुत जुझारू उस समय सोच के तहत चल रहे। नेहरू को लगता था कि 3-4 साल में आजादी हमको मिल जाएगी, 2-3 साल में। गांधी को लगता था कि ज्यादा समय लगेगा, इसलिए ब्रिटिश शासन इंट्रेंच हो चुका है लोगों के दिलों और दिमाग में। नेहरू अपनी डायरी में बड़ा ही इमोशनली लिखते हैं, This is how the world ends, not with a bang, but with a whimper. कि दुनिया ऐसे ही खत्म हो जाती है, एक धमाके के साथ खत्म नहीं होती। मैं धमाके की उम्मीद कर रहा था, लेकिन बिसूरते हुए, रोते हुए दुनिया खत्म हो जाती है। लेकिन गांधी भी निराश होते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से गांधी लौट के आते हैं, आंदोलन की फिर शुरुआत करते हैं। लेकिन ज्यादा बड़ी बात है कि कराची में वो सेशन होना था और कराची में माना जाता है कि भविष्य का भारत कैसा होगा इसका खाका बनाया जाएगा, फंडामेंटल राइट्स पे और इकोनॉमिक प्रोग्राम पे एक ड्राफ्ट बनेगा। अब वो ड्राफ्ट जो है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं उसमें ज्यादा नहीं बताऊंगा, बिल्कुल 47 के बाद जिस तरह का भारत आया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, मॉडर्न इंडस्ट्रीज का इस्तेमाल किया जाएगा, स्टेट ओनरशिप रहेगी बेसिक यूनिट्स वगैरह पे। अब ये अजीब सा डॉक्यूमेंट है। गांधी का मानना था कि अगर नेहरू को अपने साथ में रखना है तब इस बात को आगे रखना पड़ेगा। गांधी इससे बहुत सहमत नहीं थे। अर्थव्यवस्था पे जैसा कि आप जानते हैं गांधी के विचार थोड़े से अलग थे। नेहरू ने उसको ड्राफ्ट किया, कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय पटेल, तो पटेल की अध्यक्षता में नेहरू का ड्राफ्ट किया हुआ डॉक्यूमेंट, और रखता कौन है, प्रस्ताव रखता कौन है, महात्मा गांधी। वो प्रस्ताव रखते हैं जिससे कि खुद गांधी को
लेकिन वही एक क्रिएटिव प्रोसेस चल रहा था, डायलॉग्स का, चेंज का, सिंथेसिस का, जिसके तहत कि लग रहा था कि एक दूसरे को साथ में लेके चलना है तो अपनी बात को भी थोड़ा बदलना होगा, कभी कभी अपनी बात को बिल्कुल ही पीछे रखना होगा। नेहरू भी ये बात सीख चुके थे, गांधी भी ये बात सीख चुके थे, पटेल भी ये बात सीख चुके थे, और ये इसने जो एक क्रिएटिव सिंथेसिस शुरू की है, ये लगातार उस आंदोलन की और उस रिश्ते की, और हमारा जिस आंदोलन के दौरान में भविष्य के भारत की जो बुनियाद खड़ी की जा रही थी, उसके लिए जो विचारों का खाका आ रहा था, वो इसमें उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मैं बाकी रिश्तों की बात नहीं करूंगा, जिस तरह की गांधी के जिन्ना के साथ डायलॉग चलते थे या और तमाम नेताओं के साथ चलते थे। गांधी नेहरू के डिफरेंसेस ये लगातार रहे, 34-36 में रहे, फिर 42 में रहे भारत छोड़ो आंदोलन के लेके, और फिर 45 में फिर हुए उनकी चिट्ठियों में, लेकिन वो डरते नहीं थे, वो लगातार एक दूसरे के साथ बहस करते रहते थे, और कभी बहस में सिंथेसिस हो जाती थी, कभी एलिमिनेशन हो जाता था, और कभी पैरेलल स्ट्रीम की तरह दोनों समानांतर रेखाएं चलती रहती थी। मैं अपनी बात अंत करूंगा बस 3-4 दो बातें कहते हुए। पहली बात तो ये कि गांधी लगातार इन्वॉल्व थे, और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल प्रक्रिया थी, एक वेब ऑफ रिलेशनशिप्स, एक एनकाउंटर्स, एक तमाम तरह के संबंध और डायलॉग और संवाद जो गांधी के चल रहे थे, लेकिन वो इस तरह के संवाद चल रहे थे जो राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर के भी थे, उसके बाहर के भी थे, और बेहतर बाहर भविष्य के भी थे, भारत के बेहतर भविष्य के भी थे, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को समृद्ध किया। इसलिए वो एक पॉइंट पे नहीं रहता था, कभी भी हमारा राष्ट्रीय आंदोलन में एक विचार नहीं रहता था, वो काउंटर विचार भी रहता था, फिर दूसरा विचार रहता था, फिर बैक बर्नर पे तमाम सारे विचार रहते थे, लेकिन वो हमारे आंदोलन की मजबूती थी, वो शुरू में स्वतंत्र भारत की भी मजबूती रही। इन एनकाउंटर्स ने या इन रिश्तों ने, इन संबंधों ने, इन डायलॉग्स ने जो गांधी कंटेम्पररीज के साथ मिल हुए, इन्होंने जो अपने कॉलीग्स के साथ मिल हुए और एडवर्सरीज के भी साथ मिल हुए, इन्होंने, इनके आउटकम अलग अलग होते थे, कभी गांधी पीछे हट जाते थे, कभी और, लेकिन निश्चित रूप से एक विचारों का खाका हमें जरूर बेहतर दिया। उन्होंने गांधी को भी ट्रांसफॉर्म किया। तो 1910 में जैसा आप गांधी को पढ़ते हैं, 1940-42 में गांधी उसके बिल्कुल अलग है, और उसकी वजह यही है कि लगातार विचारों से, लगातार डायलॉग से, लगातार संवाद से गांधी भी बदल रहे हैं। उन्होंने हमारी स्वतंत्रता संग्राम को एनरिच किया, उन्होंने भारत का जो ब्लूप्रिंट, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का जो खाका बनना था, उसको बहुत मजबूत किया, और उन्होंने एक जो मैंने 4 पिलर्स बताए थे इस खाके के, शुरू में बताए थे, प्लूरलिज्म, ग्रोथ एंड वेलफेयर कनेक्टेड तरीके से, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और नेशन बिल्डिंग, इन चारों ब्लूप्रिंट्स के चारों स्तंभों को मजबूत किया। गांधी के जिस तरह के डायलॉग्स थे, जिस तरह के उनके साथ संवाद थे, वो कभी बहुत हैप्पी या बिल्कुल एक तरह के नहीं होते थे, लेकिन तरह तरह के होते थे, लेकिन उन्होंने ऑन द होल हमारी पॉलिटिकल कल्चर को, हमारे नेशनल मूवमेंट को और इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए जो खाका बनना था, उस सबको मजबूत किया। वो हमारी मजबूत बहुत बहुत धन्यवाद सर बोधन के लिए। आप में से किसी के मन में कोई सवाल है तो मैडम बैठी, किसी महिला ने कोई सवाल नहीं किया है। ऑन कर लीजिए। आपकी आवाज थोड़ी क्या दी गई है, माइक ऑन।
जी बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है और मुझे भय है कि यहाँ पर जो समय सीमा है उसमें जितनी बात उस पर की जा सकती है। 2-3 मैं छोटी छोटी बातें, मैं हमेशा एंटीडोट की बात करता हूँ। पहला तो ये पूछ लेना चाहिए कि जो अम्बेडकरवादी पार्टियां हैं वो अम्बेडकर के कितने पास हैं, ये सवाल भी पूछ लेना चाहिए और पलट के पूछना चाहिए, जोर से पूछना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि गांधी की जिस तरह से अफ्रीका में मूर्तियों पर एक बार थोड़ा तो नहीं गया लेकिन मूर्तियों पर वाइट पेंट फेंका गया था, या हमारे यहाँ अरुंधति राय जैसे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो एक डायकोटोमी क्रिएट करते हैं गांधी और अम्बेडकर के बीच में, मुर्गा लड़ाने की हमारे यहाँ जो प्रवृत्ति आई है कि गांधी को खड़ा कर दीजिए, पटेल से लड़ा दीजिए, गांधी को खड़ा कर दीजिए, अम्बेडकर को लड़ा दीजिए, उसमें मैं नाम लेके कहना चाहूंगा, मैं कभी नाम लेने से बचता नहीं हूँ, कि अरुंधति राय जैसे इंटेलेक्चुअल्स ने अपना रोल निभाया है। राजमोहन गांधी ने अरुंधति राय की किताब पर जवाब देते हुए एक शानदार लेख लिखा है। अगर आप लोग ट्विटर पर मुझे फॉलो करते हैं तो मैं वो लेख आजकल मैं अपनी वेबसाइट पर पूरा का पूरा उठा के शेयर कर दूंगा। आप प्लीज उसको पढ़िए और आप देखिए कि कैसे इतिहास लेखन के साथ तमाशा किया जाता है, कैसे 1942 की बात को कभी 1936 की बात का जवाब बता दिया जाता है, कभी 1936 की बात को 46 का जवाब बता दिया जाता है और उसमें गांधी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। एक छोटी सी बात और है कि मैं अभी खत्म करूंगा, अलग से कभी इस पे बात हो सकती है और होनी चाहिए। हरिजन को लेकर बहुत सवाल उठाया जाता है कि गांधी ने हरिजन कहा, दलित क्यों नहीं कहा। उनसे ये सवाल पूछिए कि उस जमाने में अछूत कहा जाता था, अस्पृश्य कहा जाता था और केवल लोग नहीं कहते थे, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में अस्पृश्य, अछूत, अनटचेबल लिखा जाता था। और उनसे पूछिए कि हरिजन अनटचेबल से बेहतर शब्द था कि नहीं। उनसे आप पूछिए कि गांधी ने जब छुआछूत विरोधी आंदोलन चलाया तो गोडसे ने पुणे में उनके ऊपर पहला हमला क्यों किया। उनसे आप पूछिए कि ब्राह्मणों को, सनातनियों को गांधी से इतनी दिक्कत क्यों थी। उनसे आप पूछिए कि सनातनियों के सबसे बड़े प्रतिनिधि गोडसे ने किसी और के ऊपर हमला नहीं किया, गांधी के ऊपर हमला क्यों किया। ये सवाल जब आप उनसे पूछेंगे और जब अपने जवाब लेके आएंगे तो मेरे ख्याल से किसी शर्म की, किसी डर की, गांधी का आदमी, गांधी की औरत, गांधी के लोग होने का कोई शर्म कभी आपको नहीं। इस सवाल का जवाब इस तरह भी दिया जा सकता है कि देखिए, किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए एक वे नहीं चल सकता। गांधी का अपना एक तरीका था, वो लड़ रहे थे और वो रिप्रेजेंट कर रहे थे जो पूरा समाज है। अंबेडकर भी रिप्रेजेंट कर रहे थे एक समाज को। आप किसी भी लड़ाई को एक तरफ रोक करके दूसरी तरफ उसको पूरी तरह नहीं लड़ सकते, पहली बात। दूसरी बात, इतिहास को आप प्रेजेंट में कैसे, उसको इस वक्त कैसे आप आंकेंगे कि पहले क्या हुआ। अब उस वक्त आप कहेंगे पहले यूट्यूब नहीं था, गूगल नहीं था, तो ये सारी इररिलेवेंट बातें हैं। और जो मूवमेंट चल रहे थे वो कलेक्टिवली चल रहे थे और गांधी का अपना एक तरीका था, क्योंकि गांधी मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करते थे। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अम्बेडकर मेजोरिटी रिप्रेजेंट नहीं करते थे, लेकिन दोनों ही मूवमेंट का अपना सिग्निफिकेंस था। आप अगर गांधी को अडॉप्ट कर रहे हैं या गांधी के साथ आ रहे हैं तो उसमें अम्बेडकर शामिल है। ये जवाब आप उनकी राइटिंग से और उनको पढ़ के दे सकते हैं। आप अम्बेडकर की मूर्ति तो पूछते हैं लेकिन लिटरेचर कितना पढ़ा उनका। गांधी को आप पूछते हैं, उनको पढ़ा कितना